जून 2020 की बात है। एक गांव में बारात आई हुई थी। एक लड़की की शादी हो रही थी जहां पर उसकी अच्छी खासी बारात खाना पीना खा रही थी और लड़की अपने तैयारी बना रही थी मंडप पर जाने के लिए। लड़की की बड़ी बहन जैसे ही लड़की के कमरे में जाती है और उसकी तलाश करती है तो लड़की वहां पर उसको नहीं मिलती है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है। अपने पिता पवन से कहती है उमा नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। धीरे धीरे आपस में कानाफूसी होती है। बात पूरे घर में फैल जाती है कि उमा कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। लगता है वो किसी के साथ कहीं भाग तो नहीं गई है। अब उन लोगों को भी बड़ा शर्म महसूस हो रही थी कि आखिर अब वो लड़के वालों से कहें तो क्या कहें। अब लड़का उधर मंडप पर फेरों का इंतजार कर रहा था। उसी बीच इस उमा के पिता पवन लड़के के पिता को अपने पास बुलाते हैं, साइड में आने को कहते हैं और आने के बाद उनके हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि आप हमें माफ़ कीजिएगा, हम आपके लायक नहीं हैं, हमारी लड़की पता नहीं कहाँ चली गई है। तो जो बारात लेकर के आए थे लड़के के पिता वो काफ़ी निराश हो जाते हैं। उनके चेहरे पर उदासी आ जाती है और कहते हैं कि अब हमारे साथ तो गांव के करीब 100 से ज़्यादा आदमी है, हमारी तो बदनामी हो जाएगी। अब हम करें तो आखिर क्या करें। तभी ये बात धीरे धीरे पूरे रिश्तेदारों में होती है और रिश्तेदारों में इस उमा लड़की के जो मामा होते हैं उनको पता चलती है तो वो सुनते हैं बात। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को कोई ऐतराज़ ना हो तो हमारी लड़की है, हम अपनी लड़की की विदा आपके लड़के के साथ कर देंगे। आप खुशी से ये बारात लेकर के जा सकते हो। अगर आप लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं हो तो आपकी भी छवि रह जाएगी, बाकी जो होगा सो बाद में देख ही लो। कुछ इस तरीके की बातचीत होती है। लड़के के पिता भी आखिर तैयार हो जाते हैं। अब उमा की मामा की जो लड़की होती है वो उस लड़के के साथ विदा होकर के चली जाती है और इधर उमा के जो भाई बबलू और टिंकू और उमा के पिता पवन, ये तीनों ही लोग उमा से इतने ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि ज़रूर वो उसी लड़के के साथ गई होगी जिससे वो कई दिनों पहले से बात करती थी। अब अगर कहीं भी वो आसपास नज़र आ जाए तो हम उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे, उसको जान से मार देंगे। इतना ज़्यादा वो क्रोधित हो जाते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक वक्त आता है 13 दिसंबर 2025 का दिन आता है। हरियाणा पुलिस उसी गांव में आती है, उमा के पिता पवन से मिलती है और उनको एक कटा हुआ सर दिखाती है जिसका धड़ था नहीं। पुलिस पूछती है कि ये कौन है। वो कहता है हम इसको नहीं जानते, ये कौन है। तो गांव के लोग जो पास ही में खड़े थे वो कहते हैं अरे क्यों इनकार कर रहे हो, ये तो आपकी बेटी है, आप पहचानने से ऐसे क्यों मना कर रहे हो। वो कहते हैं कि ये हमारे लिए तो उसी वक्त मर चुकी थी जिस वक्त ये शादी का मंडप छोड़ करके जिसने हमारी तमीन कराई थी। फिर आसपास के गांव के लोग उनको समझाते हैं, कहते हैं जो होना था वो हो गया, फिलहाल आप पुलिस की सहायता कीजिए और इसका अंतिम संस्कार कीजिए। तो कटे हुए सर को लेकर के उस लड़की के पिता और भाई अंतिम संस्कार कर देते हैं। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर लोगों को पता चलती है कि एक लड़की थी जो कि पहले अपने प्रेमी के साथ भागी और फिर कुछ ही दिनों बाद उसके ही प्रेमी ने उसका इतनी बुरी तरह से हाल किया जो कि सर कटा हुआ कहीं अलग मिला है और उसका धड़ कहीं अलग मिला है। ये कहानी पूरी शुरू से आखिर तक हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उमा कौन थी और इसके साथ क्या हुआ था। नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। ये जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये सच्ची घटना है। हरियाणा प्रदेश का एक जिला यमुनानगर जिले के अंदर एक प्रताप नगर थाने में एक गांव लगता है बहादुरपुर से इस घटना की शुरुआत होती है। दरअसल 7 दिसंबर 2025 का दिन होता है। एक किसान अपने खेत पर पानी लगा रहा था, तभी उसे आसपास रोड पर एक साइड में कुत्ते काफी ज्यादा भीड़ में इकट्ठे होते दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कोई चीज़ पड़ी है, उसको खींच रहे हैं, नोच रहे हैं। उस किसान ने उन कुत्तों के पास जाकर के देखा तो वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी जिसका सर था नहीं, बिल्कुल कलम था, शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे और नीचे का धड़ जो बचा हुआ था उसे भी कुत्तों ने बुरी तरीके से पूरा पूरा चीर छाड़ कर दिया था। वो जैसे ही उस धड़ को देखता है, देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, शोर करता है। तो आसपास के लोग गांव के इकट्ठे हो जाते हैं और काफ़ी मात्रा में भीड़ भाड़ जब इकट्ठी हो जाती है उनमें से ही एक समझदार व्यक्ति होता है। वो कहता है कि बॉडी चाहे किसी की भी हो लेकिन हमें इंसानियत के धर्म से पुलिस को फ़ोन करके ये जानकारी ज़रूर देनी चाहिए। वही बहादुरपुर गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम विजय होता है। वो अपने मोबाइल से 112 नंबर डायल करता है, 112 पर फ़ोन की सूचना देता है। प्रतापनगर थाने में जैसे ही ये सूचना पहुंचती है, प्रतापनगर के एसएचओ मौके पर आते हैं। आने के बाद बॉडी की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे थे और लोगों से करवा रहे थे, लेकिन बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट ऐसा बचा हुआ नहीं था जिसके जरिए से शिनाख्त हो सके। जैसे ही एसएचओ सूचना उच्च अधिकारियों को देते हैं, मौके साथ ही एसपी कमलदीप भी मौके पर आते हैं और आने के बाद जब उस लाश को देखते हैं तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर कितनी बड़ी दुश्मनी निकाली होगी जिस तरीके से इसकी बॉडी मिली थी। पुलिस जब पता करने के बाद कोई बॉडी का शिनाख्त करने वाला नहीं होता है तो बॉडी को अपनी निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और भेजने के बाद 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वापस आ जाती है तो उसके बाद पुलिस लावारिस में उस धड़ का अंतिम संस्कार करवा देती है। और संस्कार करवाने के बाद अभी भी उन पुलिस कर्मियों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर ये लाश थी तो थी किसकी, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा ब्लांडेड मर्डर था और इस मर्डर में
कोई भी क्लू नहीं था। यमुनानगर जिले के जो एसपी होते हैं कमलदीप सिंह, वो एक टीम बनाते हैं, करीब 30 लोगों की पुलिस की टीम बनाते हैं। कहते हैं चाहे कुछ भी करिए, कहीं से भी इस लड़की का अवश्य पता निकाल के मुझे 10 दिन के अंदर इस लड़की का पता चाहिए, ये कहाँ की है और कैसे मरी है। तो पुलिस भी कड़ी मेहनत और मशक्क़त से लग जाती है। आसपास के लगे हुए करीब 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही थी, एक भी सुराग हाथ में नहीं लग रहा था। तभी कैमरा जो खंगाला उसमें से एक हल्का सा क्लू मिला, जो क्लू केवल एक संदिग्ध था, जो कि शक की अवस्था में था। उसी क्लू के आधार पर पुलिस ने काम करना शुरू किया। वो क्लू जो था 7 दिसंबर को रात के करीब 11:30 बजे के लगभग का समय हो रहा था, जिस समय जहाँ पर ये बॉडी मिली थी वहाँ से करीब 200 मीटर दूरी पर एक गाड़ी आकर के खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद उस गाड़ी की लाइट बंद हो जाती है। करीब 5-10 मिनट तक लाइट बंद रहती है। उसके बाद फिर से गाड़ी चालू होती है और वहीं से रिटर्न लौट करके चली जाती है। हालांकि वहां पर हाईवे रोड था, गाड़ियां वहां से और भी गुजर रही थीं, लेकिन पुलिस को उनमें से ये गाड़ी थोड़ी संदिग्ध लगी। जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाल करके इस गाड़ी का नंबर निकालने की कोशिश की तो उससे एक नाम निकल करके सामने आया, जो नाम था यूपी के सहारनपुर जिले के अंदर सिटी थाना क्षेत्र के अंदर एक टिंडौली गांव पड़ता है, वहां का जो बिलाल नाम का व्यक्ति है उसका नाम सामने आता है। हरियाणा की पुलिस टिंडौली थाने में संपर्क करती है और संपर्क करने के बाद कहती है कि पता लगाइए आपके इस टिंडौली गांव के अंदर कोई बिलाल नाम का व्यक्ति रहता है। जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन पक्की हो जाती है कि हाँ वहाँ पर एक बिलाल नाम का व्यक्ति है और जिसकी कल की डेट में बारात जानी है, हरियाणा की पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है और टिंडौली की पुलिस को भी अपने साथ ले लेती है। जैसे ही बिलाल के घर पे पहुँचती है तो दिखता है माहौल कुछ ऐसा था कि वहाँ पर किसी की बारात जाने वाली थी और घर में काफ़ी खुशियों का माहौल था, तैयारी चल रही थी। तभी पुलिस वहाँ से पता करती है कि यहाँ पर बिलाल कहाँ है, हमें फ़िलहाल बिलाल से मिलना है। अब घर के लोग, आसपास के गांव के लोग कोई भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार पुलिस बिलाल से क्यों मिलना चाहती है, और वो बता देते हैं कि बिलाल अभी बाजार गया हुआ है, आता ही होगा। कुछ समय पुलिस बिलाल का इंतज़ार करती है और इंतज़ार करने के बाद जब बिलाल आता है तो बिलाल को अपनी गाड़ी में बिठाल करके प्रतापनगर थाने में ले करके आती है और लाने के बाद बिलाल से कुछ पूछताछ करती है। पहले तो बिलाल इधर उधर घुमा करके जवाब दे रहा था कि मुझे नहीं पता ये धड़ कैसे आया, कहाँ से आया, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब पुलिस उन सीसीटीवी कैमरे की मदद से जो गाड़ी का नंबर निकाला हुआ था वो गाड़ी का नंबर जब बिलाल के सामने रखती है तो इस सर्दी के मौसम में भी बिलाल को पसीने आने शुरू हो जाते हैं। अब बिलाल समझ जाता है कि इनको सारी सच्चाई पता चल चुकी है। पुलिस फिर अपने लहजे में आकर के बड़ी ही सख्ती से जब पूछताछ करती है तो बिलाल टूट जाता है, वो बताना शुरू कर देता है। वो बताता है अभी से 2 साल पहले हम सहारनपुर एक मल्टीनेशनल कंपनी जो थी उस कंपनी के अंदर काम करते थे और जब आते जाते थे वहीं पर रास्ते में ये महिला रहती थी। इससे हमारी मुलाकात करीब 2 सालों से चल रही थी, अच्छा खासा हमारा इसके साथ संबंध चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब बिलाल के घर से फ़ोन आता है कि कुछ ही दिनों बाद बिलाल की शादी तय हो चुकी है और उसकी बारात जानी है, तो बिलाल उस लड़की को बताता है और वो लड़की उसको टॉर्चर करने लगती है और परेशान करने लगती है। कहती है कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुम ही से करेंगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम पुलिस में शिकायत करेंगे। और बिलाल उससे पीछा छुड़वाना चाहता था। ये उमा लड़की जो थी वो इसके गले पड़े हुई थी, इसको छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थी। फिर बिलाल कई दिनों से सोचता रहता है कि आखिर करें तो क्या करें, कैसे इस लड़की से पीछा छुड़ाएं। फिर एक दिन होता है जो कि 6 दिसंबर 2025 का दिन होता है। बिलाल उस लड़की से कहता है कि चलो हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पर घूम के आते हैं, काफ़ी समय हो गया कहीं घूमने भी नहीं गए। जैसे ही ये लड़की उमा बिलाल की बात को सुनती है, सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। कहती है चलिए ठीक है, वो सज धज करके तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद ये सहारनपुर से गाड़ी को निकलते हैं। बिलाल समय बहुत ही ज़्यादा व्यतीत कर रहा था। करीब सहारनपुर से 80 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है जहां पर उसकी बॉडी मिली थी, बहादुरपुर। उस गांव में जब पहुंच जाता है, रात का करीब 1:30 बजे का समय हो रहा था। वहां पर अंधेरी रात में जाकर के वो गाड़ी रोकता है और गाड़ी रोकने के बाद उससे कहता है कि आप गाड़ी में बैठिए, मुझे लगता है पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कोई नट ढीला है, हम उस नट को टाइट करके आते हैं। उमा गाड़ी में आगे बैठी हुई थी और बिलाल पीछे जाता है। पीछे जाने के बाद उमा जो गाड़ी की सीट बेल्ट लगा रखी थी उसी सीट बेल्ट से बिलाल उमा का गला दबा लेता है और जब तक दबाए रहता है जब तक उसके प्राण निकल नहीं जाते हैं। उमा के प्राण निकल जाते हैं। प्राण निकलने के बाद अब बिलाल कुछ ऐसा सोचता है कि लाश को इस तरीके से ठिकाने लगाएं कि किसी को कोई पता ना चले कि आखिर ये किया किसने है। बिलाल तो पहले से आखिर तैयारी में था। अपनी गाड़ी से एक चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद इस उमा की गर्दन काट करके अपने झोले में रख लेता है और नीचे का बचा हुआ धड़ जो होता है उसको थोड़े से आगे जाने के बाद एक खाई जैसी पड़ती है, खंदी, उसमें फेंक देता है और फेंकने के बाद उसके
जो तन से पूरे कपड़े उतार करके अलग फेंक देता है, बॉडी को बिल्कुल नग्न अवस्था में कर देता है और सोचता है सुबह तक तो इसको कुत्ते, चील, कौवे कुछ मिला जुला करके खा जाएंगे और इसका कोई पता नहीं चलेगा। और सर जो होता है वो थोड़े से 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक तरफ झाड़ियाँ पड़ती हैं, उन झाड़ियों के अंदर जा कर के उनके अंदर छुपा देता है। छुपाने के बाद सीधा वहाँ से अपने घर पे निकल जाता है, जहाँ पर उसके घर वाले उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। जब ये वाक़यात पूरा पुलिस ने बिलाल के मुँह से सुना, तो सुनने के बाद सबसे पहले तो हरियाणा पुलिस लेकर के गई बिलाल को कि वो धड़ दिखाइए चल के, आपने धड़ कहाँ पे रखा है। बिलाल को सरकारी गाड़ी में बिठाल करके लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर वो धड़ मिलता है। पुलिस धड़ को साथ में लेने के बाद अब सहारनपुर में उस जगह पर पहुंचती है जहां पर ये गोमती नगर लड़की बिलाल को पहली बार मिली थी, जहां से इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। पुलिस आसपास में सभी लोगों को इस उमा का फ़ोटो दिखाती है। दिखाने के बाद पता करती है कि ये लड़की कहाँ है, इसके साथी कौन है, कहाँ की रहने वाली है। तो आस पड़ोसी लोग बताते हैं कि ये लड़की यहाँ पर कुछ ही समय से रह रही थी। दरअसल ये रहने वाली तो यमुना नगर की है और अपने प्रेमी के साथ भाग करके आई थी और इसके 2 बच्चे भी हैं। बेटे की उम्र 4 साल की है और दूसरी जो बेटी है उसकी उम्र 1.5 साल की है। इसके 2 बच्चे भी हैं और इसका पति यहीं पर तो रहता है, थोड़े से 2 घर छोड़ करके आगे रहता है। आप ज़्यादा जानकारी इसके पति से जा करके ले लीजिएगा। अब पुलिस इस बात को सुनने के बाद पुलिस का माथा घूम जाता है, कहती है आखिर ये कहानी है तो है क्या। पुलिस जब थोड़े से आगे बढ़ती है, आने के बाद मोहल्ले वालों ने बताया था कि उसका पति आगे रहता है, तो उसके पति के पास जाकर के जब बातचीत करती है तो वो बताता है हम दरअसल इस लड़की से प्यार करते थे और आज से करीब 5 साल पहले इसको भगा के लाए थे और भगा के लाने के बाद मुझे पता नहीं चला, हम अपने कामों में व्यस्त रहने लगे। तभी पता नहीं इसकी ज़िंदगी में न जाने कब बीच में बिलाल आ गया और बिलाल के आने के बाद ये हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर भागने लगी। और दूर भागते भागते हमने कभी सोचा नहीं था कि ये किसी दिन इतनी दूर चली जाएगी, भी लौट करके वापस ही नहीं आएगी। हालांकि कई बार हमने इसको मनाने की भी कोशिश की, लेकिन ये हमसे कहती थी कि तुम हमारे लिए होते कौन हो, जब हम अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं तुम्हारे लिए, तो अब हम किसी और से प्यार करते हैं तो तुम हमारे लिए क्या ही चीज़ हो। वो बेचारा करता तो क्या करता, वो आखिरकार 2 बच्चों को मौके पर पालता होता है और शरीर से भी विकलांग होता है। इसको जब ये जानकारी मिलती है तो पुलिस भी एकदम से हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये लड़की थी या तूफान। जब पुलिस उस विकलांग प्रेमी से उस लड़की के घर का पता लेती है, अब इन तीनों को हरियाणा पुलिस अपनी गाड़ी में बिठालती है और बिठालने के बाद अब पुलिस वहाँ के लिए निकलती है जहाँ की ये लड़की रहने वाली थी, जो शादी छोड़ करके जिस मंडप से वो भागी हुई थी। जैसे ही पुलिस उस गाँव में पहुँचती है, पहुँचने के बाद आसपास के लोगों से पता करती है कि पवन कुमार का घर कहाँ पर है। इसके बाद पवन कुमार के घर पे पहुँचती है, ये जिसकी ये बेटी थी उमा। जाकर के उनसे मिलती है और मिलने के बाद कहती है कि ये जो है कटा हुआ सर मिला है, इस सर को आप पहचानती हो, ये सर किसका है। पहले तो वो मना कर देता है, कहता है कि मुझे नहीं मालूम ये सर किसका है, ये हमारे लिए कई दिनों पहले से मर चुकी है। लेकिन मोहल्ले के आसपास के लोग जो पास में खड़े हुए थे वो कहते हैं कि क्यों नहीं बता देते कि ये हमारी लड़की है और ऐसे ऐसे हमारे साथ और शादी के समय मंडप से भाग गई थी। पुलिस उनसे पूछती है तो वो भी अपनी कहानी बताने लगते हैं। कहते हैं कि साहब है तो ये हमारी लड़की ही, लेकिन सन 2020 की बात है, जिस समय हमने इसकी शादी के लिए पूरी तैयारियां कर रखी थी, घर में बारात आई हुई थी, दूल्हा मंडप में बैठा हुआ था, उस टाइम पे ये लड़की मंडप छोड़ करके भाग गई थी। और उसी समय मैंने अपने मन में और पूरे घर ने ये सोच लिया था कि ये हमारे लिए मर चुकी है और हम इसके लिए मर चुके हैं। फिर आसपास के लोग उसको समझाते हैं और कहते हैं कि जो होना था वो हो गया, लेकिन आप उसके पिता हो, आखिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उस बचे हुए धड़ का अंतिम संस्कार किया जाता है। और जब इस उमा के भाइयों से पुलिस बातचीत करती है, उनका नाम बबलू और रिंकू होता है, तो बबलू और रिंकू बताते हैं कि साहब इसका चक्कर कई दिनों से चल रहा था, जो कि हमारे ही मोहल्ले में रहने वाला एक जोनी नाम का लड़का है, जो कि शरीर से पूरा विकलांग है, इसके साथ इसका कई दिनों से चक्कर चल रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी हमारी बदनामी करा के जाएगी, तो शायद ये दिन आज हम कभी ना देखते। हालांकि लाश को देखने के बाद भाइयों के और पिता के चेहरे पर उदासी तो आ ही जाती है, लेकिन इस लड़की ने जो किया उसकी ही शायद इसको इतनी बड़ी सज़ा मिली। तो उस लड़की के धड़ को लेकर के उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और लड़की के घर वालों से स्टेटमेंट लिया जाता है कि अब जो हुआ है वो तो हुआ है, अब आगे आप बताइए, आगे आप इस केस में क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए। तो लड़की के माता पिता और भाई बताते हैं कि साहब आप इस केस की अच्छी तरीके से जांच करिए और हो सकता है कि ये इसका पहला वाला प्रेमी जो जोनी है, हो सकता है इस केस में उसका भी हाथ हो। पुलिस ने जो मुजरिम पकड़ा था वो बिलाल नाम का तो मुजरिम रंगे हाथों जो है अपना कबूलनामा कर ही चुका था कि हाँ हमने ही इसका खून किया है। तो पुलिस ने फ़िलहाल
बिलाल को अपनी कस्टडी में लेते हुए और बिलाल को जेल भेज दिया है। और जेल भेजने के बाद जोनी का फ़िलहाल पुलिस को कोई गुनाह नज़र नहीं आया है। फिर भी पुलिस ने कहा कि हम इस पे दोबारा जांच करेंगे। अगर जोनी भी इसमें थोड़ा बहुत भी गुनहगार पाया जाता है तो उसे भी सज़ा अवश्य देंगे। तो जैसे ही ये कहानी सोशल मीडिया और अखबारों पर आती है, हर कोई सुनने के बाद इस लड़की को तो क्या-क्या बोल रहा होगा वो तो ख़ैर पता नहीं। तो फ़िलहाल दोस्तों, अगर इस वीडियो को लड़कियाँ देख रही हैं तो उनके लिए सिर्फ़ एक छोटी-सी सीख देना चाहेंगे, ज़्यादा कुछ हम नहीं बताएँगे। क्योंकि एक लड़की जो होती है वो हमेशा किसी न किसी के ऊपर निर्भर बनाई गई है, आत्मनिर्भर नहीं हो सकती है। क्योंकि जब वो छोटी रहती है तो वो अपने माता-पिता के भर पे रहती है, माता-पिता का कहना मानती है। जब वो बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी करके उसके पति के साथ भेजा जाता है, फिर वो पति का कहना मानती है। हालाँकि जो लड़कियाँ अपनी लव मैरिज अपनी मर्ज़ी से शादी करके जाती हैं, उनके मन में कहीं न कहीं पर ये ख़्याल आता होगा कि हम सारी ज़िंदगी अपनी मनमानी करते रहेंगे, जैसा कि इस लड़की ने किया। और इसका अंजाम कितना बुरा हुआ जो कि कोई रोकने-टोकने वाला नहीं होता है। हालाँकि बिलाल ने जो इसके साथ किया वो नहीं करना चाहिए था। जब उसको छोड़ना था तो छोड़ के चुपचाप भी वहाँ से भाग सकता था। तो बिलाल को बिलाल की सज़ा ज़रूर मिली है। और आपकी इस कहानी में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।